मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि वास्तविकता का उल्लेख इसमें कहीं नहीं है। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का शुद्ध बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुना गया और इन 6-7 वर्षों में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या वादे निभाए, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। विदेशों से काला धन आएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी बनेगी, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। बेहतर अर्थव्यवस्था होगी, उसका कहीं उल्लेख तो है लेकिन गलत आंकड़े दिए गए। मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मिनिमम गवर्नेंस, जी हां, ये उन्होंने पालन किया क्योंकि टोटल गवर्नेंस आज पीएमओ के पास है। बाकी मंत्रियों के हाल है वो आप जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रोजगार मिला नहीं, काला धन आया नहीं, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई नहीं, इन सब बातों का उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। हमारे अर्थव्यवस्था ग्लोबल रिसेशन के बाद धीरे धीरे सुधरने लगी थी। 2014 के बाद पहला निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया नोटबंदी का, और उस नोटबंदी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो बयान था, मैं इसी राज्यसभा के सदन में, इट इज अ मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट will hurt small and MSME, unorganized sector, agriculture and the poor. It is an organized loot and legalized blunder, and there will be a 2% drop in the GDP. जो उन्होंने कहा था, एक एक बात सही निकली है। नोटबंदी के लिए ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी। उस समय डिजिटल ट्रेडिंग की वकालत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। उस समय सर्कुलेशन ऑफ करेंसी 17.5 लाख करोड़ था। आज 2021 में सर्कुलेशन ऑफ करेंसी हैज गॉन अप टू 27.8 lakh crore. What has happened? Honorable Prime Minister, will you please answer? Or Honorable Finance Minister, will you please give us the details? अर्थव्यवस्था बिगड़ी, 50 लाख लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और हमारे एमएसएमईज ये पूरे तरीके से बर्बाद हो गए और आज तक वे उठ नहीं पाए हैं। आप लोग कानून लाए, आपके एजेंडे में था, धारा 370 समाप्त करेंगे, आपने किया। लेकिन अटल जी ने जो बात कही थी कश्मीर समस्या के बारे में, जब उनसे पूछा गया कि इसका हल क्या है, उन्होंने कहा इसका हल है जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। इन 370 का कानून जब आप लाए तो कहीं भी किसी प्रकार से ना जमहूरियत नजर आई, ना इंसानियत नजर आई और ना कश्मीरियत नजर आई। क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? आज भी आतंकवाद
समाप्त नहीं हुआ है। और यदि आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे तरीके से पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा लोग आतंकवाद की गतिविधियों में आहत हुए हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल आहत हुए हैं। और जो कश्मीर घाटी के लीडर्स जिन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत हमेशा चुनाव लड़े, सरकारें बनाई, आपने उन सब लोगों को जेल में बंद कर दिया। क्या यही जमहूरियत है? यही इंसानियत है? और यही कश्मीरियत है? आप सीए एनआरसी लाए, ठीक है, आपके पास बहुमत है, आप लाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था सबका साथ सबका विकास। 2019 में उन्होंने जोड़ दिया सबका विश्वास। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के लोगों का विश्वास सीएए और एनआरसी लागू करने के लिए उनका विश्वास उन्होंने लिया? क्या उन वर्गों का उन्होंने विश्वास लिया जो कई दिनों तक ठंड में आंदोलन करते रहे? आज यदि आप देखेंगे तो पूरे तरीके से ये धीरे धीरे ये सरकार विश्वास खोती जा रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत कुछ बातें हमारे सिंधिया जी ने और हमारे मित्रों ने यहां कही है कोरोना वायरस के बारे में। पहला केस चाइना में डिटेक्ट हुआ दिसंबर 2019 में। भारत में जनवरी 2020 में केरला में केस डिटेक्ट हुआ, उसकी डेथ हुई। राहुल जी ने 12 फरवरी 2020 को ये बयान दिया था कि ये पेंडेमिक आ रहा है, होशियार हो जाइए। फिर उन्होंने दोहराया 3 मार्च 2020 कि इसमें आप सचेत हो जाइए, इसकी तैयारी करिए। उनके बयान का मखौल उड़ाया गया। 5 मार्च को पार्लियामेंट में स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। माननीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने केवल चाइना और हांगकांग के आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करी, लेकिन उस समय तक 20 राष्ट्रों में कोरोना के केसेस आ चुके थे, रिपोर्ट हो चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन करना जरूरी था। 24 और 25 फरवरी को उस देश से जहां की कोरोना वायरस के केसेस थे, उनके लिए लाखों लोगों को नमस्ते ट्रंप के नाम पर उनको इकट्ठा किया गया। और यहां के अहमदाबाद की गरीबी और झुग्गी झोपड़ी को ना देख पाए, उसके लिए दीवार खड़ी कर दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने, माननीय सिंधिया जी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला मध्य प्रदेश में, उसका उल्लेख कर रहे थे। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 2018 का चुनाव आप और हम सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। किन कारणों से वे पार्टी छोड़कर भाजपा की शरण में गए, मैं नहीं जानता, वो ज्यादा जानते होंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछला सत्र राज्यसभा के इतिहास, संसदीय इतिहास में काला सत्र माना जाना चाहिए। आपने किसान और मजदूर और सहकारिता आंदोलन के खिलाफ आप जो ऑर्डिनेंस लाए, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला ऑर्डिनेंस कौन सा लाए? लैंड एक्विजिशन एक्ट को समाप्त किया जाए। ये तो भला करे उस समय के लोगों को, जो समझदार लोग थे उस समय। आज तो केवल प्रशंसक लोग रह गए हैं जिन्होंने कि उनको बाध्य किया कि आप ऑर्डिनेंस समाप्त, उसको लैप्स होने दीजिए। ये 3 एग्रीकल्चर कानून लाए जो कि किसान विरोधी हैं। अभी सिंधिया जी कह रहे थे, हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री जी के हवाले से कह रहे थे, आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, उसका जवाब और प्रफुल्ल पटेल जी बोलेंगे, उसका आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि उसके गुण दोषों पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अगर चर्चा होती तो उसके क्या क्या कौन कौन से एक्ट में कहां क्या कमी मैं आपको बताता। लेकिन आपने कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में सर टेक 5 मिनट्स मोर सर, उसमें मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में यह कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। मुझे इस बात का दुख है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उपसभापति महोदय का। आज लोकतंत्र में तो डिसेंट इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें जिस प्रकार से लोगों को जेल भेजा जा रहा है। भीका कोरागांव केस में लोग सुधा भारद्वाज जो कि पूरे तरीके से वहां पे यूएस में हार्वर्ड प्रोफेसर थी, आज 3 साल से उनके साथ उनके अनेक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेल में बंद हैं, जमानत नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्या दोष था उनका? इतना ही तो था कि उन्होंने भीका कोरेगांव के अंदर उनका पक्ष लिया जो वंचित थे, दलित थे। मैं इसी के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी हालत में हम इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।